अगस्त 2021 करीब 4 साल पुराने मामले की डीएनए रिपोर्ट अब जाकर सामने आई थी। इसके बाद जो पता चला उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। 2018 के उस रोज जो सिरकटी लाश मिली थी वो राकेश की नहीं थी। परिवार ने जिसे बेटा जानकर अंतिम संस्कार किया वो अभी भी जिंदा था और एक बड़ी साजिश में शामिल था। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साल 2012, अलीगढ़ का नौगमा गांव, दोपहर का वक्त, यूपी पुलिस से रिटायर्ड बनवारी लाल के घर कुछ हलचल थी। बड़ा बेटा राकेश आंगन में बैठा किसी काम में लगा हुआ था। तभी बाहर वाले कमरे से पिता की आवाज आई, राकेश अंदर आओ, घर के सब लोग बैठे हैं। राकेश उठा और कमरे में चला गया। माँ, पिता, छोटा भाई राजीव और 2-4 रिश्तेदार पहले से वहां पे बैठे हुए थे। माहौल में अजीब सी औपचारिकता थी। बनवारी लाल ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। लड़की घरेलू है, संस्कारी है, लोग एटा के रहने वाले हैं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राकेश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। माँ ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? राकेश फिर भी चुप रहा। उसने नजरें झुका ली, फिर अचानक उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद छोटा भाई राजीव उसके पीछे गया। उसने राकेश के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, तू जानता है मैं रूबी को चाहता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। राजीव वापस कमरे में गया और पूरी बात बता दी। बनवारी लाल का चेहरा तमतमा उठा। वो गुस्से में खड़े हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उस रात घर में चुप्पी पसरी रही। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार खाने पर एक साथ बैठा। बनवारी लाल ने अपनी थाली रखते हुए कहा, अब बताओ, उस लड़की में ऐसा क्या है जिसे तुम पसंद करते हो और एटा वाली लड़की में ऐसी क्या कमी है? राकेश ने पिता की बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं। बनवारी लाल ने बात आगे बढ़ाई, शादी सिर्फ दो लोग नहीं मिलते, दो परिवार जुड़ते हैं। खानदान देखा जाता है, कुंडली मिलाई जाती है, दहेज भी मिलता है। तुम्हारी पसंद की लड़की दहेज दे पाएगी? राकेश ने धीमी आवाज में कहा, वो पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। अब पिता ने तंज कसा, हमारे पास पैसों की कमी है क्या? नौकरी से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए एक घरेलू लड़की की जरूरत होती है जो घर को संभालती है। कुछ दिन परिवार में ये तकरार ऐसे ही चलती रही। आखिरकार राकेश ने अपने घर वालों के दबाव में एटा की रत्नेश से शादी कर ली। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन राकेश के मन में कोई और था, तो इसलिए उसका मन भी कहीं और था। रत्नेश ससुराल आई तो सही, लेकिन उसे एक अनमना पति मिला। बाहर से राकेश सामान्य दिखता था, लेकिन उसका मन किसी और से जुड़ा हुआ था। शादी के बाद भी वो चोरी छिपे रूबी से मिलता रहा। घर वालों को भी इसका अंदाजा था, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। 2015-16 आते आते हालात और उलझ गए। उसी साल रूबी का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया। वो कांस्टेबल बनकर आगरा में तैनात हो गई। इन 3-4 सालों में रत्नेश 2 बार मां बन चुकी थी, पहले बेटा और फिर उसे 2016 में एक बेटी हुई। परिवार देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन बच्चे होने के बाद भी राकेश नहीं बदला। लेकिन रूबी को ये बात अंदर ही अंदर खटकने लगी। उसे लगने लगा कि राकेश अब उससे दूर हो जाएगा। वो उस पर दबाव बनाने लगी। फोन पर कहती, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या तुम्हारी रखेल हूं? राकेश चुप रह जाता। राकेश कि चुप्पी साध लेने से रूबी और तमतमा जाती। राकेश ग्रेटर नोएडा की एक पैथोलॉजी में काम करता था। वहीं चिपियाना बुजुर्ग इलाके में उसका खुद का घर था। 2 बच्चे होने के बाद भी जब रूबी और राकेश का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, तो पिता बनवारी लाल पूरा परिवार लेकर वहीं पर आकर रहने लगे। अब इसके बाद से हालात और ज्यादा बिगड़ गए, खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके थे। पत्नी रत्नेश को राकेश पर शक होने लगा। एक दिन
उसने राकेश से सीधे पूछ लिया, कौन है वो लड़की? क्या छुपा रहे हो मुझसे? पहले तो राकेश टालता रहा, जब सवाल बढ़ते गए तो उसका भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने रत्नेश पर रत्नेश पर हाथ उठा दिया। ये सब कुछ बच्चों के सामने ही हुआ। वो रोते हुए बोली, ये मेरा कसूर है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। राकेश बोला, मैंने तुम्हें कभी पत्नी माना ही नहीं। मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, पापा ने मुझे मजबूर किया था। रत्नेश ने पूछा, क्या ये बच्चे भी तुम्हारे पापा के ही हैं या तुम्हारे हैं? बात अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर वालों ने किसी तरह दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया। फिर भी रिश्तों में दरार आ चुकी थी। पत्नी रत्नेश के सवाल, बात बात पर उसके ताने राकेश को चुभने लगे। घर में रोज रोज झगड़ों ने उसे परेशान कर दिया। उधर रूबी का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अब एक शाम रूबी ने सीधे पूछा, साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? इधर राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ रहना चाहता हूँ तो वो तुम हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब रूबी ने कहा, सबसे ज्यादा? ये कैसे साबित करोगे? राकेश थकी हुई आवाज में बोला, कि अगर कोई पैमाना हो, कोई मीटर हो जिससे नापा जा सके कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तो वो बता दो। मैं तुम्हें उस पर नाप कर बता दूंगा। रूबी की आवाज और ठंडी हो गई। कुछ देर रुककर बोली, प्यार बातों से नहीं, एक्शन से साबित होता है। राकेश चौंका, कैसा एक्शन? रूबी ने सीधे कहा, हमारे रास्ते से रुकावट हटा दो, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सब। तभी हम सब साथ में रह सकते हैं। यह सुनकर राकेश जैसे पत्थर का हो गया। उसने तुरंत फोन काट दिया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आते रहे। वो खुद से कहता रहा कि ये मुमकिन नहीं है। रूबी ने ये बात सिर्फ गुस्से में कही होगी। अगले कुछ दिनों में रूबी ने फिर वो बात दोहराई। राकेश को लगने लगा था कि वो दोनों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ घर, बच्चे, जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ रूबी। फिर वो दिन आया, 14 फरवरी 2018। दुनिया के लिए वो 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे का दिन होता है, लेकिन राकेश के घर में खामोशी थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। 3 साल की बेटी माँ के पास लेट गई। 1.5 साल का बेटा पहले ही सो गया था। पत्नी रत्नेश बच्चों को सुलाकर कमरे से बाहर आई। राकेश तख्त पर लेटा हुआ था। रत्नेश बोली, खाना रखा है, खा लेना। राकेश कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। रात गहराती चली गई। पूरा घर सो गया। राकेश उठकर कमरे में गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ पल बच्चों को देखता रहा, फिर रत्नेश की तरफ बढ़ा और दोनों हाथों से रत्नेश का गला दबाने लगा। रत्नेश नींद में थी। अचानक हमले से कुछ समझ नहीं पाई, बस छटपटाती रही। उसकी आंखें फैलने लगी। फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। जोश में राकेश ने पत्नी को मार तो दिया, लेकिन लाश देखकर वो घबरा उठा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। फिर उसकी नजर बिस्तर की दूसरी तरफ पड़ी। राकेश डर रहा था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। सामने उसका खुद का 1.5 साल का बेटा था, जो गहरी नींद में सो रहा था। राकेश ने उसका भी गला दबाया, फिर बेटी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में उसने अपनी 3 साल की बेटी की भी हत्या कर दी, और 3 हत्याएं कर चुका था वो। राकेश कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अचानक उठा और दूसरे कमरे की तरफ गया। वहां उसके माँ बाप और भाई सो रहे थे। दरवाजा खटखटाया। पिता बनवारी लाल नींद में थे। वो झुंझुला कर बोले, इतनी रात को क्या हुआ है? राकेश कुछ बोल नहीं पाया, बस फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने पूरी बात बता दी। बनवारी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए, फिर बोले, सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ तक गिर जाएगा। आवाज सुनकर माँ और छोटा भाई भी जाग गया। पूरी बात पता चली तो दोनों सन्न रह गए। राकेश लगातार रोए जा रहा था। थोड़ी देर बातचीत के बाद बनवारी लाल बोले, अब रोने से कुछ नहीं होगा।
जो हो गया सो हो गया, अब उसे छुपाना होगा। उन्होंने पुलिस की नौकरी में कई साल बिताए थे। सिस्टम की चाल, जांच की दिशा और छोटी से छोटी चूक का अंजाम वो अच्छी तरह से जानते थे। अ, उसी अनुभवों से फैसला करवा दिया कि सच जमीन के नीचे ही दबा दिया जाए। इसके लिए घर का आंगन चुना गया। यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना कम था। काम शुरू हुआ। बनवारी लाल पहरे पे थे। राकेश का फावड़ा जमीन में धंसता तो आवाज से पकड़े जाने का डर गहराने लगता। मिट्टी सख्त थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन रुकना नहीं था। गड्ढा इतना गहरा होना था कि लाशों के सड़ने की बदबू ना आए। घंटों मेहनत के बाद जमीन ने 3 लाशों को अपने भीतर लेने के लायक जगह दे दी। एक एक करके तीनों लाशें नीचे उतारी गईं। मिट्टी डालते वक्त हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब इनके चेहरे पत्थर के हो चुके थे। गड्ढा भरते ही ऊपर की जमीन बराबर की गई। ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा गया कि जो सवाल खड़ा करे। अगली सुबह राकेश ने ग्रेटर नोएडा के विसरख थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वो बोला, मेरी पत्नी घर से कहीं बाहर गई थी, बच्चों को भी साथ लेकर के गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने सवाल जवाब किए तो उसने कहा, घर में अक्सर झगड़ा होता था, मुझे शक है कि वो किसी और के साथ चली गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। कई लोगों से पूछताछ हुई, पड़ोसियों से सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मिसिंग का मामला था, इसलिए जांच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। कुछ दिनों बाद फाइल पर धूल जमने लगी। उधर वो कमरा कुछ दिन बंद रहा। फिर मजदूर बुलाए गए। ऊपर सीमेंट डालकर पक्की फर्श बनवाई गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लोग आते जाते रहे, कदम उसी फर्श पर पड़ते रहे। नीचे 3 जिंदगियों का सच दबा रहा। मामला तो दब गया, लेकिन राकेश को चैन नहीं था। दिन में वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करता, मगर रात में ठीक से नींद नहीं आती। पत्नी रत्नेश के पिता ने बेटी के गायब होने में राकेश पर शक जताया था। बार बार ख्याल आता, कभी सच सामने आ गया तो क्या होगा। एक रात उसने अपने पिता से कहा, अब क्या करूं, कब तक ऐसे घुटकर जीऊंगा। मामला खुला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बनवारी लाल ने उसे देर तक देखा, फिर बोले, डर से फैसला नहीं होता, दिमाग से होता है। मुझे पता है जांच कैसे चलती है, कहाँ चूक होती है। राकेश की माँ और भाई राजीव भी वहीं बैठे थे। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। फिर बनवारी लाल ने कहा, अगर सबको ये यकीन हो जाए कि तुम मर चुके हो, तो न केस खुलेगा न कोई पीछा करेगा। राकेश चौंका और बोला, लेकिन ये कैसे होगा। अब बनवारी लाल ने धीमी धीमी सी आवाज में कहा, किसी और को तुम्हारी जगह मारना होगा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर राकेश बोला, मेरा एक दोस्त है कलुआ, अपने ही गांव का है, मेरी ही कद काठी का है और कुछ मेरे ही जैसा दिखता है। बनवारी लाल ने हाँ में सिर हिलाया। राकेश ने रूबी को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। अब 25 अप्रैल 2018 राकेश ने कलुआ को फोन किया और बोला, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। कलुआ खुश हो गया। राकेश ने आगे कहा, ढोलना के जंगल में बैठे कई दिन हो गए, वहीं पियेंगे। कलुआ ने भी हंसते हुए कहा, भाभी की याद आ रही है क्या। राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, अब क्या कहूँ यार। कलुआ को लगा कि राकेश पत्नी और बच्चों के गायब होने के बाद दुखी है। साथ मिल बैठकर उसका कुछ मन हल्का हो जाएगा। राकेश कलुआ से मिलने गया तो रूबी भी उसके साथ थी। कलुआ चौंक गया, पूछा, ये कौन है। राकेश बस मुस्कुरा दिया। तीनों चल दिए। रास्ते में हंसी मजाक होता रहा। राकेश का गांव अलीगढ़ कासगंज जिलों के बॉर्डर पे था। तीनों गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर ढोलना के जंगल में पहुंचे। ये इलाका कासगंज में आता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा था। कलुआ और रूबी कुछ आगे चल रहे थे। राकेश पहले ही वहां एक जगह पर कुल्हाड़ी छुपा कर गया था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अचानक पीछे से कलुआ के सिर पर वार किया। कुल्हाड़ी सिर में धस गई। खून धार की तरह बह निकला। कलुआ जमीन पर गिर पड़ा। राकेश ने दूसरा वार किया। कलुआ खत्म हो गया।
अब लाश की पहचान बदलने की बारी थी। राकेश पैथोलॉजी लैब में काम करता था। उसे फोरेंसिक की बुनियादी जानकारी थी। उसे पता था कि पुलिस क्या-क्या देखती है। साथ में रूबी भी उसकी मदद कर रही थी, जो एक खुद भी पुलिस कांस्टेबल थी। राकेश ने हाँ में सिर लाया। रूबी ने कहा, कपड़े लाए हो? राकेश ने हाँ में सिर लाया। दोनों ने मिलकर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए। इसके बाद राकेश ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और कलुआ की गर्दन पर वार किया। एक झटके में गर्दन शरीर से अलग हो गई। इस बार ज्यादा खून नहीं गिरा। खून जितना था सब पहले ही रिस चुका था। फिर दोनों हाथ काटे ताकि फिंगरप्रिंट ना मिले। हाथ और गर्दन जला दिए गए। इसके बाद रूबी ने कहा, जहां पर भी खून गिरा है वहां की मिट्टी साफ करनी होगी। दोनों ने खून से सनी मिट्टी हटाई। सबूत मिटाने के लिए और भी कुछ चीजें की। कलुआ का मोबाइल भी तोड़कर जला दिया गया। अपना आधार कार्ड, LIC के कागजात और कुछ पैसे कलुआ की जेब में डाल दिए गए। अगली सुबह खबर फैल गई कि जंगल में एक सिरकटी लाश मिली है। भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान होना मुश्किल था। जेब से राकेश का ID कार्ड मिला था। उसके परिवार को भी खबर दी गई। उसके गांव में भी लोगों को पता चला। ऐसे में कलुआ के घर वालों को भी चिंता हुई। वो राकेश के साथ ही गया था और अब तक लौटा नहीं था। राकेश और कलुआ के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। एक तरफ राकेश के पिता बनवारी लाल सुबक रहे थे, तो दूसरी तरफ कलुआ के घर वाले लाश को अपने बेटे की बता रहे थे। काफी देर तक झंझट चलता रहा। चूंकि जेब से राकेश का आधार कार्ड मिला था, इसलिए उसे राकेश की लाश मानकर घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। फिर भी कलुआ के घर वालों का दावा देखते हुए दोनों परिवारों और लाश के DNA सैंपल लेकर जांच के लिए आगरा भेज दिए गए। राकेश के घर वालों ने उसकी पत्नी रत्नेश के परिवार पर केस कर दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने ही राकेश को मारा है। मामला चलता रहा, लेकिन उलझाऊ सरकारी कार्रवाई के चक्कर में DNA रिपोर्ट काफी महीने तक नहीं आई। कलुआ के घर वालों ने कई बार थाने जाकर पूछताछ भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। कई महीने बीत चुके थे। दुनिया वालों के लिए राकेश मर चुका था, लेकिन वो नाम बदलकर अलग अलग जगह पर रहने लगा। कभी हरियाणा, कभी पंजाब, तो कभी दिल्ली। रूबी से अब भी वो चोरी छुपे मिलता था। दोनों जानते थे कि सच अभी पूरी तरह दफन नहीं हुआ है। फिर भी उन्हें भरोसा था कि वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। करीब 3.5 साल गुजर गए। पुलिस इस मामले को भूल ही गई थी। ये मान लिया गया था कि जंगल में मिली लाश राकेश की ही थी। इसी दौरान जुलाई 2021 में रोहन प्रमोद बोत्रे बतौर SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कासगंज में तैनात हुए। ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। चार्ज संभालते ही उन्होंने पुराने मामलों की फाइलें मंगवाई। उन्हीं में से एक फाइल थी राकेश के मर्डर की। फाइलें पलटी तो पता चला कि लाश की पहचान संदिग्ध होने के बावजूद अब तक DNA रिपोर्ट नहीं आई है। SP बोत्रे ने एक मीटिंग बुलाई और सभी केस पर बात की और राकेश मामले में उन्होंने पूछा कि जब DNA सैंपल लिया ही गया था तो फिर रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई। अब एक अफसर ने कहा कि सर, सैंपल आगरा के लिए भेजा था, रिपोर्ट आने में देरी हुई। फिर हम लोग दूसरे मामलों में उलझ गए। बोत्रे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मामले को ठीक से दिखवाइए। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। लाश का DNA कलुआ के पिता से मैच हुआ। SP बोत्रे ने रिपोर्ट देखी और सीधे सेंट्रल नोएडा के ADCP एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरा मामला समझाया। अब तस्वीर बदल चुकी थी। जांच आगे बढ़ी। पता चला कि राकेश की पत्नी रत्नेश भी गायब है। उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। रत्नेश के पिता ने राकेश पर शक जताया था। इसके बाद पुलिस भी ज्यादा एक्टिव हो गई। अब राकेश के पिता से भी पूछताछ हुई, लेकिन वो कहते रहे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा मर चुका है और उसकी पत्नी के घर वालों ने ही मेरे बेटे को मारा है। लेकिन पुलिस के हाथ लगे सबूत कुछ और ही कह रहे थे। राकेश के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। पता चला वो एक नंबर पर दिन में कई दफा बात करता था। कई बार बात
बातचीत का टाइम काफी ज्यादा होता था। ये नंबर रूबी नाम की एक लड़की का था। रूबी का वो नंबर अब भी एक्टिव था। पुलिस ने वो नंबर ट्रेस करना शुरू किया। इस दौरान रूबी और राकेश के अफेयर के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली। रूबी को हरियाणा के एक नंबर से फोन आता था। कई बार घंटों बातचीत होती। एसपी रोहन बोत्रे समझ गए कि हो ना हो यही राकेश है और ये हरियाणा में छिपा बैठा है। 31 अगस्त 2021 एक्शन शुरू हुआ। लोकेशन पर दबिश दी गई और राकेश पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई तो दरोगा ने पूछा कि कलुआ को क्यों मारा। राकेश ने बोला कि मैंने नहीं मारा, मैं तो बस भाग गया था यहाँ से। पत्नी के घर वालों ने इल्जाम लगाया था कि मैंने उसे गायब किया है। पुलिस परेशान कर रही थी इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। अब पुलिस ने थोड़ा सख्ती के साथ में पूछताछ शुरू की तो राकेश ने फिर बोलना शुरू किया। बीवी के घर वाले मुझ पर शक कर रहे थे। पुलिस से भी कह दिया था कि मुझे डर था कि सच सामने आ जाएगा। पापा ने आइडिया दिया, लोगों को यकीन हो जाए कि तुम मर चुके हो तो पुलिस शांत हो जाएगी। राकेश बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर बोला, कलुआ मेरी कदकाठी का था इसलिए उसे मार दिया। सोचा लोगों को लगेगा मैं मर गया। राकेश ने सिर पकड़ लिया। वो रोते हुए बोला, मैं किसी और से प्यार करता था, पत्नी और बच्चों से छुटकारा चाहता था। एक गलती पर दूसरी गलती होती चली गई। उसने वो जगह भी बताई जहां पत्नी और बच्चों को दफनाया गया था। कासगंज और नोएडा पुलिस की जॉइंट टीम चिपियाना बुजुर्ग इलाके में राकेश के उस घर में पहुंची। मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद जमीन से पहला कंकाल निकला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। खुदाई में इस्तेमाल औजार भी घर से ही बरामद हो गए। करीब 4 साल बाद सच सबके सामने था। पुलिस ने राकेश, उसकी मां, भाई राजीव और पिता बनवारी लाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मामला अभी कोर्ट में है और ट्रायल जारी है। अब देखते हैं इस पर आगे चल करके कोर्ट का क्या फैसला आता है। वैसे उम्मीद है कि इसमें इन्हें सख्त से सख्त सजा होगी और ये लोग ताउम्र ऐसे ही जेल में ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई भी जगह नहीं होती है। इसी के साथ ही ये भी सच्ची घटना यहीं पे खत्म होती है और फिर से मिलते हैं कल एक और ऐसी किसी सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ में। हाँ, यदि आपको मेरी स्टोरी, कहानी या सच्ची घटनाएं पसंद आती हो तो कृपया करके लाइक कमेंट्स करें, अपना सुझाव भी दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।